Morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. हेलो सर। बोलो सर। सर वो एक क्वेश्चन मतलब कल जो आपने क्वेश्चन कराए थे उसमें आंसर वैसा नहीं आ रहा था। मॉर्निंग सर। नागपुर वाले क्वेश्चन था वो। हम्म, मतलब फर्स्ट वाले नागपुर वाले क्वेश्चन था उसका 228 आ रहा था। मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्या क्वेश्चन था वो? सर हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड नागपुर व्हेन ए एंड जी आर ऑलवेज इंक्लूडेड? A and G are always इंक्लूडेड। फोटो दोनों में दो दो कम हो जाएगा। 4P2 करेंगे। 4P2 का वैल्यू 24 आता है, सॉरी 12 आता है। तो 12 भी तो निकाला था अपन ने, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया। आपने 144 निकाल दिया। सर पी क्यों आएगा, सी आएगा? उसको अरेंज भी तो करना है। सर देखो 6 में से 2 माइनस करेंगे और 4 में से भी 2 माइनस करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 4 डिवाइडेड बाय थोड़ा सा 4 फैक्टोरियल आएगा ना। हाँ 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। हाँ तो 4C2 का वैल्यू 6 आता है। 6 इंटू 4 फैक्टोरियल 24, 6 इंटू 24 144 होता है। तुम जो 4C2 का फॉर्मूला लगाया वो गलत लगाया। 4C2 का जो वैल्यू होता है 4 फैक्टोरियल, 4C2 का वैल्यू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो एक 2 से और डिवाइड कर दो तो आ जाएगा मैच। समझ गया अभी? नहीं 4C2 का फॉर्मूला तुमने क्या लगाया? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जो कि गलत है। 4C2 का फॉर्मूला होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। समझा अभी? हाँ सर। फोर सी टू का ओवरऑल वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे 6 आएगा। 6 को 4 फैक्टोरियल 24 से मल्टीप्लाई करोगे 144 देगा। ठीक है हर्ष मेश्राम, कहाँ चले गए? हाँ सर। ठीक सर है, और एक और था, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया एक डाउट, आपने रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है, क्लास के बाद देखेंगे उसको। ना पीएनसी में नेक्स्ट अपना है, जैसा आपको कल बोला था, सर्कुलर परम्यूटेशन। अभी तक जो परम्यूटेशन आप पढ़ रहे थे इट इज कॉल्ड लीनियर परम्यूटेशन। अपन एक लाइन में अरेंजमेंट करते हैं बट अपन अब एक राउंड टेबल के चारों ओर अरेंजमेंट करेंगे, एक सर्कल पे चारों ओर अरेंज करेंगे। इसलिए इस परम्यूटेशन को नाम दिया गया है सर्कुलर परम्यूटेशन। जब सर्कल के चारों तरफ अरेंजमेंट करना होगा तो कॉल्ड दी सर्कुलर परम्यूटेशन। जैसे कि कितना फर्क आता है फॉर्मूला में वो पहले समझा देते हैं, फिर फॉर्मूला लिखेंगे अपन। तो हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन। देखिए यदि आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने ए बी सी 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास। तो लेट ए बी सी यानी 3 ऑब्जेक्ट्स। देन
total number of permutations यहाँ जो परम्यूटेशन अपने आएंगे वो लीनियर taken all at a time इसके लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 3 में से तीनों को अरेंज करना है विच इज 3 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू 6 आता है। ये लीनियर परम्यूटेशन है, 3 में से तीनों ऑब्जेक्ट्स को लेके टोटल अरेंजमेंट निकाल रहे हैं तो टोटल अरेंजमेंट 6 आते हैं। और वो 6 अरेंजमेंट्स में आपके सामने लिख रहा हूँ कि जब आप इनको अरेंज करेंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे। पहला अरेंजमेंट इन ऑब्जेक्ट्स का होगा ए बी सी, ये पहला हो गया। फिर ए सी बी, ये दूसरा हो गया। फिर बी सी ए, तीसरा हो गया। फिर बी ए सी, चौथा हो गया। फिर सी ए बी, पांचवा हो गया। फिर सी बी ए। ये है वो 6 परम्यूटेशन। लीनियर परम्यूटेशन है, एक लाइन में अरेंजमेंट किया है। जब 3 में से तीनों ऑब्जेक्ट्स को आप एक साथ लेकर अरेंज करेंगे तो 3p3 फॉर्मूला होता है, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है और वो 6 परम्यूटेशन किया है। लेकिन अब यदि यही 3 ऑब्जेक्ट्स को हम एक सर्कल के चारों तरफ अरेंज करें, इफ वी अरेंज ऑल दीज 3 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अ राउंड टेबल, तो वो अब आप देखिए सर्कुलर परम्यूटेशन में कितना फर्क आता है। तो अब मैं यदि इनको एक सर्कल के चारों ओर अरेंजमेंट करूं, मतलब सर्कुलर परम्यूटेशन की बात करेंगे, सर्कुलर परम्यूटेशन में ये हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी और सी। इनको जब आप एक सर्कल के चारों ओर अरेंज करेंगे तो एक तो अरेंजमेंट आप यदि ये देखो कि आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज लिखें ए बी और सी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अपन लिखा। तो यहाँ पर ये जो 3 परम्यूटेशन है, ए के बाद बी के बाद सी, या फिर आप बी से शुरू करें बी सी ए, या फिर सी से शुरू करें सी ए बी, ये सब एक ही डायरेक्शन में लिखे गए हैं। तो लीनियर परम्यूटेशन में जो ये 3 काउंट होते थे ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, लीनियर परम्यूटेशन में ये जो 3 डिफरेंट आपको दिखते थे, सर्कुलर परम्यूटेशन में ये एक ही काउंट होंगे क्योंकि ये सब बराबर है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन से। आप यदि इस परम्यूटेशन को आप पहले ए अरेंज कर दें, फिर बी करें, फिर सी करें, या फिर बी से शुरुआत करें, बी सी ए लिखें, सी से शुरू करके सी से बिठाना शुरू करें, सी ए बी लिखें, तो आप ये देखोगे ये बताना अब आपके लिए मुश्किल है कि इन तीनों में किससे शुरुआत किया गया है। हमेशा जो परम्यूटेशन है तीनों भी केसेस में बिल्कुल एक जैसा ही दिखेगा। ये सर्कुलर परम्यूटेशन में ये सब एक ही डायरेक्शन में, आपको यदि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हैं तो ये अब आपके लिए बताना मुश्किल है कि ये अरेंजमेंट ए से शुरू किया गया है कि बी से शुरू किया गया है कि सी से शुरू किया गया है। मतलब लीनियर में ये 3 डिफरेंट अरेंजमेंट है, बट सर्कुलर में आके ये एक ही काउंट होगा। ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ऑब्जेक्ट्स मैंने अपनी जगह पे ही लिखे हैं। आप यदि इनको इनकी उनकी उल्टी डायरेक्शन में देखें, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखोगे, तो ये जो 3 अरेंजमेंट्स हैं आपके, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो ये अरेंजमेंट बी ए सी, या ए से शुरू करेंगे तो ए सी बी, सी से शुरू करें तो सी बी ए, और बी से शुरू करें तो बी ए सी।
ये तीनों एक ही आपको दिखेंगे, मतलब जो बचे हुए तीन है, ये देखिए ये लिखा हुआ है ACB, ये लिखा हुआ है CBA और ये लिखा हुआ है BAC। तो कहने का मतलब लीनियर परम्यूटेशन आपको तीन ऑब्जेक्ट्स में से तीनों को सिलेक्ट करके टोटल नंबर ऑफ लीनियर परम्यूटेशन 6 है। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में ये केवल 2 रह जाएंगे, क्योंकि ये जो तीन है ये बिल्कुल सेम परम्यूटेशन होंगे, एक ही टाइप का अरेंजमेंट आपको दिखेगा, एक ही डायरेक्शन से जब आप देखोगे तो ये आपके लिए बताना मुश्किल है कि ABC, BCA और CAB में से आपने शुरुआत कहाँ से करी है, मतलब दे आर सेम इन सर्कुलर परम्यूटेशन। लीनियर में ये डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं, बट सर्कुलर में एक ही जैसे दिखेंगे। और यदि आप क्लॉकवाइज सेंस की बात करोगे तब ये तीनों एक जैसे दिखते हैं। मतलब ओवरऑल जो पहले आपको 3 फैक्टोरियल मतलब टोटल 6 परम्यूटेशन मिलते थे, लीनियर परम्यूटेशन मिलते थे 3 फैक्टोरियल। सर्कुलर की जब आप बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन क्या हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन of 3 objects taken all at a time it is equals to 3 factorial by 3, which is 6 by 3, which gives you 2. तो आपको दो केवल सर्कुलर परम्यूटेशन मिलेंगे, और इसमें भी आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया जाता है कभी कभी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आपने यदि डिफरेंट कंसीडर करना है तब ये दो परम्यूटेशन आएंगे। लेकिन क्वेश्चन में यदि ये बोल दिया जाए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर टेकन एज सेम, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं है, तब उस केस में ये दो में से तब एक ही बचेगा, मतलब और ये दो से डिवाइड हो जाए। तो जब भी क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर टेकन एज सेम, तब आपने जो टोटल सर्कुलर परम्यूटेशन का भी फॉर्मूला पढ़ा इसको और दो से डिवाइड करेंगे, मतलब तब फॉर्मूला बनेगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, मतलब 6 बाई 6, तब सर्कुलर परम्यूटेशन आपका केवल एक ही रह जाएगा। तो सर ये लीनियर परम्यूटेशन और सर्कुलर परम्यूटेशन का बेसिक डिफरेंस है। हाँ बोलो साहिल साहब, क्या बोल रहा? सर अगर 10 फैक्टोरियल रहा तो फिर नीचे 10 आएगा ना? हाँ, जितने एलिमेंट जितने अरेंजमेंट कर रहे हो उतने से ही डिवाइड हो जाएगा। यदि आपने 4 का जब आप 4 का 5 का करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा ये भी लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा ये भी लिखना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन 3 में बड़ा अच्छे समझ में आता है, इसलिए मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स लेके करा। आप 4 को 5 को 6 को लेके भी नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन निकाल सकते हो। तो अपना फॉर्मूला का डेरिवेशन अपन यहीं से करेंगे, इतने से कंसेप्ट से। 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए लीनियर परम्यूटेशन 6 होते हैं, जबकि 3 ऑब्जेक्ट के लिए सर्कुलर परम्यूटेशन 2 केसेस में बनता है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के यदि आप डिफरेंट लोगे तब ये फॉर्मूला लगेगा 3 फैक्टोरियल बाई 3। जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप सेम कंसीडर करोगे तब यही फॉर्मूला 3 फैक्टोरियल बाई 3 इंटू 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में और एक 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो तब उस केस में सर्कुलर परम्यूटेशन के जो वैल्यूज हैं, दो आंसर बनेंगे। एक तो इसकी वैल्यू बनेगी 2 जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिफरेंट है, इसका आंसर बनेगा 1 जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेम कंसीडर किए जाएंगे। तो ये हमेशा याद रखें, इसमें जब सर्कुलर परम्यूटेशन के क्वेश्चन आते हैं तो कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपने सेम लेना है या डिफरेंट, और कई बार क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट्स को आप अरेंज कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट्स में, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको मोतियों से माला बनाना है ना, बीड्स दे रखे हैं और उससे आपने एक माला बनानी है, तो उसके लिए आप उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसी भी एक डायरेक्शन में उसको जब पिरोएंगे तो माला जो है बनने के बाद ये आपको बताना मुश्किल हो जाएगा कि आपने उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से डाला है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन से डाला है। मतलब वहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाएगा,
और उस कारण इस तरीके के क्वेश्चंस में जब आपको मोतियों से माला बनानी होगी तब आप और एक 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो ये क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपने डिफरेंट ली है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपने सेम लेनी है। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। कुछ 2-3 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे तो आपको ये जो आपका कंफ्यूजन है ये थोड़ा और मैं दूर करूंगा। फिलहाल अपन इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। और इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछिए। टेक दी स्क्रीनशॉट। यह है बेसिक आइडिया ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन। जब एक सर्कल के चारों ओर आप ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करोगे तो लीनियर में जो 3 डिफरेंट दिखते थे सर्कुलर में आके ये एक ही बन जाएगा, और लीनियर में ये जो 3 डिफरेंट दिखते थे ये सर्कुलर में आके एक हो जाएगा। इसलिए टोटल 1 और 1 2 सर्कुलर परम्यूटेशन होंगे, जबकि इन्हीं 3 ऑब्जेक्ट्स के टोटल नंबर ऑफ लीनियर परम्यूटेशन 6 होते हैं। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज एंड अगले पेज पर अपन इसके लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो फॉर्मूला ये है, टोटल पहला फॉर्मूला अपन 2 केस में इसको पढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस of n different objects taken R at a time. It is equals to NPR upon R when clockwise and anti-clockwise direction are taken as different। और यही फॉर्मूला में हो जाएगा NPR डिवाइडेड बाय 2R, और आधा हो जाएगा और एक 2 से डिवाइड हो जाएगा, NPR डिवाइडेड बाय 2R। अब यहाँ पर कंडीशन है व्हेन clockwise and anti-clockwise directions are taken as same। पूरी लाइन वही है, बस डिफरेंट की जगह पर सेम पड़ा है। मतलब जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फर्क करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तब आप और एक 2 से डिवाइड करेंगे। ये वो है जब आपने n में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया है, और जो अभी मैंने एग्जांपल बताया था उसमें से मैंने n में से n ऑब्जेक्ट्स को ही अरेंज किया था। 3 ऑब्जेक्ट्स लिए थे, 3 में से तीनों को अरेंज किया था, तो फर्क कुछ नहीं आएगा। जब n में से n को अरेंज करना होगा, सारों को अरेंज करना होगा, तो बस r की जगह पर n हो जाएगा। मतलब इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, सेकेंड, total number of circular permutations of n different objects taken
all at a time. So it is equals to n p n by n, r की जगह पर n लिखना है, और आप जानते हो n p n का वैल्यू n फैक्टोरियल होता है और इसकी वैल्यू n माइनस 1 फैक्टोरियल है। सो ये होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये कब होगा? जब clockwise and anti-clockwise direction are taken as different, और यही फॉर्मूला जो बनेगा उसका भी बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, n p n divided by 2n, मतलब it is n factorial divided by 2n, which is half of n minus 1 factorial when anti-clockwise direction and clockwise direction are treated as same. बिल्कुल सेम फॉर्मूला है ऊपर वाला, बस r की जगह पर हमने n लिख देना, जहां r है वहां पर n है। तो ऐसा समझिए, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंटली अब आप समझें कि जब आपको तीन ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज करना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला है 3 फैक्टर। तीन ऑब्जेक्ट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ लीनियर परम्यूटेशन होंगे 3 फैक्टोरियल 3p3, जबकि तीन ऑब्जेक्ट्स को जब आप एक सर्कल के चारों ओर अरेंज करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन होते हैं 2 फैक्टोरियल, एक कम हो जाता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तीन में से तीनों को अरेंज करोगे तो 3 फैक्टोरियल, n में से n को अरेंज करोगे एक लाइन में तो n फैक्टोरियल, जबकि आपने यहाँ पर क्या सीखा कि जब n ऑब्जेक्ट्स हैं और n ऑब्जेक्ट्स में से मैं सारे n ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल के चारों ओर अरेंज करूंगा तब अपना फॉर्मूला क्या है, n माइनस 1 फैक्टोरियल, एक कम फैक्टोरियल होता है। यदि मैं n की जगह पर 3 ले लूं तो फिर ये 2 फैक्टोरियल बनेगा। तो ये बहुत आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंटली कि लीनियर परम्यूटेशन उतना ही फैक्टोरियल होता है जबकि सर्कुलर में एक कम फैक्टोरियल हो जाता है। तो जैसे 10 हैं ऑब्जेक्ट्स मेरे पास और मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को डिफरेंट ले रहा हूं, तो 10 ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल के चारों ओर अरेंज करना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज 9 फैक्टोरियल हो जाएंगे। क्योंकि तब क्या फॉर्मूला बनेगा, 10 की 10 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 10 फैक्टोरियल बाय 10 मतलब 9 फैक्टोरियल। सो एक कम फैक्टोरियल होगा सर्कुलर में, जबकि लीनियर में उतने ही फैक्टोरियल आते हैं। यदि 10 ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज करना है तो आंसर 10 फैक्टोरियल है, जबकि 10 ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल में अरेंज करना है तो आंसर 9 फैक्टोरियल है। इसको आप याद रखना, क्वेश्चन में आपको ये हेल्प करेगा। सो ये है हमारा फॉर्मूला। अब जो इसके पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल से यदि आप जाएं तो मैंने n की जगह पर 3 लिया था, तो आपका देखो आंसर बनेगा यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है जब आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को डिफरेंट लिया है, और यदि उसमें भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप सेम कंसिडर कर लें तब ये 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 मतलब एक ही आपका अरेंजमेंट बनेगा, एक ही अरेंजमेंट होगा उस केस में। सो दिस इज द फॉर्मूला, टेक द स्क्रीनशॉट, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। सर ऊपर वाले फॉर्मूला और नीचे वाले फॉर्मूले में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है, यहाँ पर r लिया है, n में से r को अरेंज कर रहे हैं, मतलब टोटल ऑब्जेक्ट्स में से कुछ को अरेंज किया है, और यहाँ पर टोटल ऑब्जेक्ट्स में से सारों को अरेंज किया। मेन डिफरेंस ये है r और n ऑल का। बाकी पूरा सेम है, मतलब आप यही एक फॉर्मूला याद रखो बस। इसी में से यदि मैं बोलूंगा n में से r की जगह पर मैं बोलूंगा n में से n को अरेंज करो, तो हर जगह r की जगह n लिख देना बस। तो ऊपर वाला फॉर्मूला ही से ही नीचे वाला फॉर्मूला लिखा गया। So take the screenshot. Here we discuss some question based upon this concept, circular permutation. Page number 3.
देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज five boys and five girls are sit around table, यहाँ पर टेबल सर्कुलर टेबल, so that no two girls are sit together. आपके ऑप्शन है 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, दूसरा है 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, the third one is half of 5 factorial square, that is half of 5 factorial into 4 factorial. हर्ष मेश्राम करेक्ट है। कुणाल चेक करें। तेज प्रताप चेक करें। रवि कुमावत करेक्ट, अंशु बगने करेक्ट, आर्यन गणवीर करेक्ट, अक्षत राम टेके करेक्ट, तेज प्रताप करेक्ट, प्रणव इंगले करेक्ट, साहिल साहू चेक करें, नमन करेक्ट, आदित्य चेक करें, अर्णव यादव चेक करें, सुजल चेक करें, अमन चेक करें, मानसी चेक करें, आयुष करेक्ट, अभिषेक बहादुर चेक करें, भुवन पाटिल चेक करें, सुमित चेक करें, पूर्वा चेक करें, अर्णव यादव करेक्ट है अभी, अरमान करेक्ट, संकेत उमरेडकर चेक करें, मानसी चेक करो, तनुश्री तलमले करेक्ट, कुणाल करेक्ट, चलिए स्टॉप आंसरिंग, अगला क्वेश्चन ट्राई करिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। एंड सॉल्यूशन में आपको बोला है कि कोई भी दो गर्ल्स साथ में नहीं बैठना चाहिए, 5 बॉयज और 5 गर्ल्स को अरेंज करना है अराउंड अ राउंड टेबल। सो सपोज दिस इज अवर सर्कुलर टेबल और इस पे
रिस्ट्रिक्शन लगा है कि कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए अपन पहले बॉयज को अरेंज कर लेते हैं। तो 5 बॉयज को एक राउंड टेबल के चारों ओर अरेंज करने के 5 में से 5 को अरेंज करना है। दिस इज बॉय नंबर 1, बॉय नंबर 2, बॉय नंबर 3, बॉय नंबर 4, बॉय नंबर 5। ये 5 बॉयज को यदि आप एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर अरेंज करेंगे, तो आपको अभी बताया था कि 5 में से 5 को अरेंज करना है, तो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन जो हो जाएंगे वो 5 फैक्टोरियल बाई 5 होंगे, विच इज 4 फैक्टोरियल। तो 5 बॉयज को एक सर्कल के चारों ओर अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ बेस 4 फैक्टोरियल। और अब इन 5 बॉयज को अरेंज करने के बाद टोटल आपके पास जो गैप बचते हैं वो 5 होते हैं। 1 2 3 4 5। 5 बॉयज को यदि आप एक राउंड टेबल के चारों ओर अरेंज करोगे तो गैप आएंगे 5, और इन 5 गैप में 5 गर्ल्स को 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल। करेक्ट आंसर इज 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और कैन बी रिटन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सर बट 5 गर्ल्स को अरेंज करना है तो उसका भी सर्कुलर परम्यूटेशन में 4 फैक्टोरियल लेंगे। नहीं, उसका सर्कुलर परम्यूटेशन अब 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा, क्योंकि अब आपके पास 5 गैप आ गए। 5 जगहें हैं और 5 जगहों पर 5 गर्ल्स को अरेंज करना है। तो अब आपके जो परम्यूटेशन होंगे वो 4 फैक्टोरियल नहीं होंगे, वो 5 फैक्टोरियल होंगे, क्योंकि 5 वैकेंट प्लेसेस को 5 ऑब्जेक्ट से आपने फिलअप करना है। तो 5p5 होगा, मतलब 5 फैक्टोरियल। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि ये 5 बॉक्स रखे हैं, 5 बॉक्स में 5 गर्ल्स को अरेंज करना है, तो 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज होगा। तो इसलिए आंसर 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल होगा। अब यही बात आप समझिए, यदि आपका जो क्वेश्चन होता है, यदि ये सर्कल के चारों ओर अरेंज नहीं करने का होता, यदि आपको इसको लीनियर परम्यूटेशन एक लाइन में अरेंज करना होता, तब आंसर में कितना फर्क आता, वो आप समझिए यहाँ पर कि ये तो सर्कुलर की बात हो गई, लेकिन यदि सर्कुलर की जगह पर मैं लीनियर की बात करूं, एक लाइन में अरेंज यदि करना पड़े, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आर सिट लीनियरली सो दैट नो 2 गर्ल्स आर सिट टुगेदर। ठीक है, एक लाइन में अरेंज करना है, कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं आना चाहिए। तो अपन इसके लिए सबसे पहले 5 बॉयज को अरेंज करेंगे एक लाइन में। 5 बॉयज को एक लाइन में अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल, क्योंकि सर्कुलर में 4 फैक्टोरियल होता है। लेकिन लीनियर जब परम्यूटेशन है तो 5 बॉयज को आप 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हो। और एक बार आपने बॉयज को अरेंज कर दिया तो उसके बाद आपके पास बचते हैं गैप 6 गैप आते हैं। और ये 6 गैप में यदि आप 5 गर्ल्स को अरेंज करोगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज 6p5 होगा। 6p5 का वैल्यू 6 फैक्टोरियल होता है, तब आपका आंसर 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल है। यदि आप इसी क्वेश्चन को लीनियरली अरेंज करते तब आंसर 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल होता। तो होता ये है कि सर्कुलर परम्यूटेशन और लीनियर परम्यूटेशन में फर्क इतना है कि सर्कुलर परम्यूटेशन में आपने जितने ऑब्जेक्ट्स अरेंज किए हैं गैप भी उतने ही बनते हैं। यदि 5 ऑब्जेक्ट्स अरेंज किए हैं तो 5 गैप बनेंगे, जबकि लीनियर में यदि आप 5 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हो तो 6 गैप बनते हैं। तो होता यह है बेसिकली, जब आप इसको सर्कल बनाएंगे तो ये फर्स्ट एंड और लास्ट एंड मिलके एक ही हो जाएगा। तो उस कारण जब आप इसको एक सर्कल बनाएंगे तो सर्कल में ये जो पहले आपको लीनियर में 6 गैप दिखते थे, सर्कल में ये 5 ही गैप दिखेंगे। तो वहां पर सर्कल के केस में आता है 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल, और लीनियर में ये आता है 6p5 क्योंकि 6 गैप है। इतना सा बस फर्क है। और बाकी एक फर्क यहाँ पर आता है कि लीनियर परम्यूटेशन जितने ऑब्जेक्ट्स अरेंज कर रहे हो उतने पे ही फैक्टोरियल लगता है, जबकि सर्कुलर में आप जितने ऑब्जेक्ट्स अरेंज कर रहे हो उससे एक कम फैक्टोरियल हो जाता है। तो 5 बॉयज को 2 मिनट वेट करना है। तब तक रिकॉर्डिंग बंद कर दो, नहीं तो वीडियो ही वैसे 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट।
तो ये है दोनों में बेसिक डिफरेंस. नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. सर अगर उधर क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता सो दैट नो थ्री गर्ल्स आर सीट टुगेदर, तो कैसा आ रहता? तो 2 गर्ल्स, वही तो लिखा है, नो 2 गर्ल्स आर सिट टुगेदर. नो सर 3 आ रहता वहां पर, तो क्या हुआ रहता? 3 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठना चाहिए, तब भी यही होता भाई. 2 मिनट वेट करो. चलिए देखिए, नो 2 गर्ल्स का मतलब ही ये हो गया कि कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठेंगी. तो अब 3 गर्ल्स का मीनिंग क्या हो गया? नो 2 गर्ल्स मतलब गर्ल्स साथ साथ आएंगी नहीं. तो अब 2 की बात करो, 3 की बात करो, 4 की बात करो, 5 की बात करो, एक साथ कभी बैठेंगी नहीं. ठीक है, तो ये है उसमें क्वेश्चन. सर लेकिन अगर नो थ्री गर्ल्स दिया रहा तो 2 गर्ल तो बैठ ही सकती है ना साथ में, कौन से 2 गर्ल्स? कोई इसमें भी सर. हाँ, तो इसमें वो केस इंक्लूड हो गया ना. इसमें आ गया कोई भी 2 गर्ल्स साथ में बैठेंगी नहीं कभी. जब एक नहीं बैठ रही तो 2 कैसे साथ में बैठेंगी, 3 कैसे साथ में बैठेंगी? हाँ, वो आप यदि तुम बात कर रहे हो कम टुगेदर वाली केसेस में, तो जितने गर्ल्स पे रिस्ट्रिक्शन डाला है, जैसे मैं बोलूँ कि 3 एक साथ नहीं बैठना चाहिए, तो फिर अपन क्या करेंगे, टोटल परमिटेशन में से कम टुगेदर वाले केस सेपरेट कर देंगे. मतलब G1 G2 G3 जैसे हमने मान लिया, तो अपन G1 G2 G3 को एक मान लेंगे. ठीक है, और उसको एक मान के फिर टोटल अरेंजमेंट करेंगे और फिर टोटल में से उसको सबट्रैक्ट कर देंगे. तो जो अपन कम टुगेदर वाली कंडीशन पढ़ते थे उससे अपन इसको सॉल्व करेंगे. समझ गया साहिल? ओके सर. ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो और एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके डाउट कंफ्यूजन दूर होगा उसमें. मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कुलर परमिटेशन पे ही अपन क्वेश्चन कर रहे हैं. देखिए पेज नंबर 4 पर 'and the question is in how many ways (45, 24, 360, 180. 45, 24, 360, 180. ठीक है, टोटल हमको 6 बीट्स दे रखे हैं. 6 बीट्स में से आपको 4 बीट्स को एक रिंग में लगाना है. कितने तरीके से लगा सकते हो? In how many ways can 4 beats out of 6 different beats can be strung into a ring?
सर इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को सेम लेना है क्या? तुमको समझना है ये। वैष्णव करेक्ट है, वेरी गुड वैष्णव। अन्वेषा चेक करो बेटा आंसर। रवि कुमावत चेक करें। साहिल साहू करेक्ट हैं। तेज प्रताप चेक करें। तनुश्री तलमले करेक्ट हैं। अन्वेषा चेक करें। संकेत उमरेडकर करेक्ट हैं। ऋषभ करेक्ट हैं। और कहाँ गए? साहिल साहू पहला आंसर रॉन्ग था, दूसरा करेक्ट है साहिल साहू। अक्षर चेक करो। मानसी चेक करो। अनुराग करेक्ट। रवि कुमावत कहाँ गए? रवि कुमावत चेक करें। अंशु बगने चेक करें। कुणाल चेक करें। अमन करेक्ट है। मृदुल मेश्राम करेक्ट हैं। भुवन पाटिल करेक्ट हैं। हर्षल भाकरे चेक करें। सुजल चेक करें। हर्ष मेश्राम चेक करें। हर्ष अंबारते चेक करें। अक्षत राम टेके, ओके, अक्षत राम टेके चेक करें। चलिए, so stop answering. Here we discuss the solution of this question. And the correct answer of this question is 4, 5, 45. और बड़ा सिंपल सा था। 6 में से 4 को अरेंज करना है तो 6p4 डिवाइडेड बाय 4 into 2, ये टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन होंगे। 6p4 का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 6, 5, 4, 3 आएगा। नीचे 4 और 2, तो ये 9, 5 जा 45 is the correct answer. So 45 is the correct answer of this question. Take the screenshot. ये सीधा सीधा सर्कुलर परम्यूटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन था। सर बट हमने कैसे फाइंड किया कि इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम रहेगा? जब आपको रिंग बनानी पड़ेगी मालाओं, जैसे अभी आपको बीट्स का एग्जांपल दिया था, ठीक है, तो मोतियों से माला बनानी है तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 और आता है, इसलिए यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 2 आए। टेक दी स्क्रीनशॉट। कभी भी मोतियों से माला बनाना हो या फिर रिंग आपको तैयार करनी हो तो उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे और उस केसेस में हमेशा डिवाइडेड बाय 2 आए। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5, टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। सर जो नीचे 2 है वो कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो सेम है, इसलिए ओके। डिवाइडेड बाय 2 और आ गया। बाकी तो 6p4/4 तो आता ही है। Next question, the number of ways in which ten persons can sit round a table, circular table, so that none of them has
none of them has same neighbors in any two arrangement. ऑप्शन है 9 फैक्टोरियल, हाफ ऑफ 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल या हाफ ऑफ 10। सर सेम नेबर्स की बात करें तो क्या बोला बेटा? सर सेम नेबर्स की बात के लिए हाँ, सेम नेबर्स नहीं होना चाहिए। हर्ष मेश्राम करेक्ट है। कोई भी दो अरेंजमेंट में नेबर सेम नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ के आप फॉर्मूला बता सकते हैं कौन सा यूज करना है। तेज प्रताप करेक्ट है, पूर्वा करेक्ट है, अमन चेक करें, अक्षत रामटेके करेक्ट। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मेन वही कंसेप्ट होता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को सेम लेना है कि डिफरेंट लेना है। अमन करेक्ट है, आयुष करेक्ट है, अंशु बगने करेक्ट। भुवन पाटिल करेक्ट। कुणाल चेक करो बेटा। तनिक्षा चेक करो, तनिक्षा समर्थ। साहिल साहू चेक करो। अनुराग खरे चेक करें। साहिल साहू करेक्ट है। रवि कुमावत चेक करें। जहाँ पे भी सर्कुलर की बात आ जाएगी उतने उतने फैक्टोरियल नहीं होते, हमेशा एक कम फैक्टोरियल होता है सर्कुलर में। संस्कृति करेक्ट है। कुणाल करेक्ट है। लीनियर में उतना ही फैक्टोरियल आता है, सर्कुलर में एक कम हो जाता है। रवि कुमावत चेक करें, अरमान चेक करें। ये बेसिक डिफरेंस है लीनियर और सर्कुलर परमिटेशन में कि आर्यन गणवीर करेक्ट है। नोदुल मेश्राम चेक करें कि लीनियर परम्यूटेशन में यदि आप 10 ऑब्जेक्ट्स अरेंज कर रहे हो तो 10 फैक्टोरियल आएगा, जबकि सर्कुलर में यदि आप 10 अरेंज कर रहे हो तो 9 फैक्टोरियल ही आएगा। तनुश्री चेक करें। तन्मय रंगारी चेक करें। बाप रे, इतना गलती सब लोगों का। हर्षल चेक करें। भाई सेम नेबर्स नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया कि आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को सेम लेना है। मृदुल मेश्राम करेक्ट है। रवि कुमावत चेक करें। यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप डिफरेंट डिफरेंट नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप क्लॉकवाइज देखोगे और एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो आपको एक ऑब्जेक्ट के सेम नेबर्स दिखेंगे। जैसे मैंने आपको अभी अरेंज करके बताया था, सर्कुलर परम्यूटेशन की अपन ने बात करी थी यहाँ से कि मैं यदि ए बी सी को अरेंज करूँ, इन्होंने तो 10 की बात करी, मैं 3 की बात आपको बताता हूँ कि ए बी सी, मान लो ये 3 ऑब्जेक्ट्स थे, ए बी सी 3 ऑब्जेक्ट। तो यदि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करें और क्लॉकवाइज सेंस में बात करें, तो आप देखोगे कि यदि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन 2 ही सर्कुलर परम्यूटेशन होते हैं यदि आप 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हो। लेकिन अब इसमें भी ये बोल दिया जाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम नेबर्स नहीं होना चाहिए। तो यदि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हो तो बी के जो नेबर्स हैं वो ए और सी हैं, और यदि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन से देखेंगे तभी भी बी के नेबर्स सी और ए बनेंगे। आप 4 की जगह, भाई 3 में तो सेम ही बनना है, 4 ऑब्जेक्ट्स ले लेना ए बी सी डी, तो आपको और ज्यादा पोजीशन क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स ले लेता हूँ ए बी सी डी।
मान लो ये। अब यदि आप ये 4 ऑब्जेक्ट्स के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से देखें तो बी के नेबर्स ए और सी हैं, क्लॉकवाइज सेंस में देखें तो भी बी के नेबर्स ए और सी आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में आपको दिया था कि सेम नेबर्स नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को एक ही मान के क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इसलिए यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 आएगा। ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आपने सेम ट्रीट करना है, क्योंकि आप यदि उसको डिफरेंट ट्रीट करके इतने परम्यूटेशन बता देंगे कि एक परम्यूटेशन ये होगा और एक परम्यूटेशन ये होगा, तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि इस केस में बी के लिए सेम नेबर्स मिल गए। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आपने सेम कंसीडर करना पड़ेगा। अब हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स नहीं थे, हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स थे। 10 ऑब्जेक्ट्स को एक राउंड टेबल के चारों ओर अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज 9 फैक्टोरियल बाय 9 होता है, सॉरी 10 फैक्टोरियल बाय 10 होता है, मतलब 9 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय 2 आएगा, क्योंकि सेम नेबर्स नहीं होना चाहिए, इसलिए आंसर 9 फैक्टोरियल बाय 2 बनेगा सेकंड ऑप्शन। अब आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ये क्वेश्चन में बड़ा क्लियरली दे रखा था, बस थोड़ा सा घुमा के दिया है, और हमेशा ऐसा ही देंगे। कभी ये नहीं बोलेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आपने सेम लेना है कि डिफरेंट लेना है। क्वेश्चन पढ़ के आपने पहचानना है कि हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को सेम ट्रीट करें या डिफरेंट ट्रीट करें। यदि डिफरेंट लोगे तो बाई 2 नहीं आएगा ये वाला, और यदि डिफरेंट लोगे तो बाई 2 नहीं आएगा, और डिफरेंट नहीं लोगे, सेम लोगे तो फिर बाई 2 आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमको सेम लेना था दोनों डायरेक्शन को, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट लेके परम्यूटेशन टोटल लिख के आएंगे तो हम गलत हो जाएंगे, क्योंकि उस केस में बी के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आप देखोगे तो भी नेबर्स ए और सी मिल रहे हैं, और बी के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखोगे तो भी नेबर्स ए और सी मिल रहे हैं। और आप जरूरी नहीं बी के लिए, सी के लिए भी देख सकते हो, सी के नेबर भी बी और डी हैं, और यहाँ पे भी आप सी के नेबर देख लो बी और डी हैं। तो सेम नेबर्स नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अलग अलग लेके टोटल परम्यूटेशन नहीं बता सकते, आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को सेम लेना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। कोई डाउट होगा अभी भी तो पूछ लीजिए। चलिए, अच्छी बात है, समझ लो आप। तो ये है हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन। और देखते एक आध क्वेश्चन कुछ मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पर, आप करेंगे उसका आंसर। तो करिए क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स जीरो से लेके 8 तक आपको दिया है, 0 to 8। क्वेश्चन में आगे दिया है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड।
Repetition of digit is not allowed. क्वेश्चन डन, बताइए आंसर। डिजिट में भी बता सकते, फैक्टोरियल में भी आप अपना आंसर कर सकते। ऋषभ चेक करो बेटा। Repetition is not allowed. हर्ष मेश्राम क्या लिख दिया ये? वो बहुत बड़ा नंबर आएगा मालूम है। 8 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 8। मानसी चेक करो। वैष्णव करेक्ट है, वेरी गुड वैष्णव। साहिल साहू चेक करें। आयुष चेक करें। एक मिनट और मैं दे रहा हूं, फिर अपन डिस्कस करेंगे। कुणाल चेक करें। पूर्वा चेक करें। भुवन पाटिल करेक्ट है। सॉरी भुवन पाटिल, इतना सारा आंसर है। भुवन पाटिल चेक करें। ऋषभ बोधे करेक्ट है। अमन चेक करें। संस्कृति चेक करें। साहिल साहू चेक करें। अंशु बगने चेक करें। चलिए स्टॉप आंसरिंग, मैं डिस्कस करता हूँ। सॉल्यूशन देखिएगा। आपको 5 डिजिट नंबर बनानी है। चेक करें अमन रॉन्ग है। यू हैव टू फॉर्म 5 डिजिट नंबर, और ये टोटल 9 डिजिट दिए, 9 डिजिट है। We have to form a 5-digit number, and repetition of digit is not allowed. ये 5 डिजिट नंबर बनाना, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो अब आप देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन को आप केवल 8 बे से फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि इस पोजीशन पर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 आ जाएगा तो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। ठीक है, सो इस पोजीशन पर आप केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 तरीके से इसको फिलअप कर सकते हो। क्योंकि रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, अब आपके पास बची हैं जगह है 4, और आपके पास डिजिट बचे हैं 8। क्योंकि टोटल 9 डिजिट थे, एक डिजिट आपने यहाँ डाल दिया, रिपीटिशन नॉट अलाउड है, इसलिए अब आपके पास 8 डिजिट बचे। और 8 डिजिट से यदि 4 प्लेसेस को आपने फिलअप करना है, तो टोटल नंबर ऑफ बेस टू फिलअप दीज प्लेसेस जो है, इतनी प्लेसेस को फिलअप करने के जो टोटल नंबर ऑफ बेस हो जाएंगे वो हो जाएंगे 8p4। इसलिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 8 into 8p4 बनेगा, और 8p4 का वैल्यू होता है 8 7 6 5, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 13440 आता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर 13440। कुणाल करेक्ट है, साहिल साहू करेक्ट है। सो टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए इसमें। चलिए वेरी गुड। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना धन्यवाद। Thank you so much. बाय एवरीवन।
बाय सर।